अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, माशी बदहाली जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे। दुनिया में सियासत होती है लेकिन कौम के लिए। अगर हम हमारे मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की, तो यहाँ पे सियासत क्यों की जाती है? यकीन जानिए इसका जवाब मेरे पास नहीं है। दुनिया में सियासत की जाती है अवाम की फलाह बहबूद के लिए। हमारे माशरे में सियासत का क्या किरदार है, इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। दुनिया में सियासत की जाती है रियासत के लिए, लेकिन हमारे माशरे में अक्सर देखा गया कि सियासत के ज़रिए रियासत को भी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जाती है। अब इसकी ज़िंदा मिसाल PTM के कुछ अफराद जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनकी सियासत देख लें। दुनिया में सियासत की जाती है कौम और मुल्क की तामीर के लिए। हमारे यहाँ सियासत करने की बड़ी वजह क्या है, इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। दुनिया में जितनी जमहूरी रियासतें हैं, उनके पार्लियामेंट में कानून साजी होती है। किसके लिए? जमहूर के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए। हमारे मुल्क के ऐवानों में क्या होता है, इसका जवाब भी मेरे ख्याल से मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, क्यों है? पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचाने का सेहरा किसके साथ जाएगा? कोई ये जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं है। कोई एक खुदा का बंदा ये बताने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में पहुंचाने वाले आखिर हैं कौन। आज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। अब इसके लिए FATF ने पाकिस्तान को कानून साजी की भी हिदायत की। अब ये कानून साजी थी एक कौमी मामला, ये कानून साजी इस मुल्क के लिए ज़रूरी थी, ये कानून साजी इस मुल्क के अवाम के लिए ज़रूरी थी। इस कानून साजी से ना हुकूमत को कोई ख़ास फ़ायदा होना था और ना ही अपोजिशन को। इसका फ़ायदा अगर होना था तो किसको? मुल्क को, और हुकूमत, अपोजिशन, अवाम तीनों को। एक सवाल, ऐवान क्यों बनाया गया? पार्लियामान क्यों बनाया गया? क्यों जमहूरियत को ही मुल्क की बका कहा गया? क्योंकि जमहूरियत के ज़रिए मुंतखब अफराद ऐसी कानून साजी करते हैं जो रियासत को मजबूत और कौम को महफूज कर सके। अब आज मुझे इस बहस में जाना ना पड़ता कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को किसने पहुंचाया, अगर हमारे ऐवान, हमारे पार्लियामान से वो बिल मुस्तरद ना होते जिनको मंजूर कर लेने से पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट में निकलने का इम्कान रोशन हो सकता था। और अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला गया तो क्या हो सकता, क्या हो सकता? सोचिए, पहले जान लेते हैं, क्लिप देखिए। पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, माशी बदहाली जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए। पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाने से फ़ायदा ना सिर्फ हुकूमत को होना है बल्कि अपोजिशन, और ये फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा, कौम को होगा, मुल्क की मईशत को होगा, हुकूमत और अपोजिशन को। ये बिल मंजूर होने थे पार्लियामान से, क्योंकि पार्लियामान बनाया ही इसलिए गया कि वहाँ ऐसी कानून साजी की जाए जिसका फ़ायदा राह रास्त मुल्क को हो, कौम को हो। और खुशखबरी ये है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो कानून साजी होनी थी वो नहीं हो सकी। आप लोगों ने कब किसी की सुनी या सुनना चाहते थे? जितना चाहा कर्जा लिया, हर सरकारी इदारा तबाह कर दिया, सड़कें गिरवी रखवा दी, अवाम का पैसा कहाँ लगा, 30,000 अरब का कर्जा कहाँ लगा, किसने कितना सवाल कर लिया और आप लोगों ने किसको कितना जवाब दे दिया। FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में अगर चला भी गया तो किसी को क्या फ़र्क पड़ना है? किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अल्लाह ना करे ब्लैक लिस्ट में चला भी गया तो अपोजिशन तो बहुत इत्मीनान के साथ इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर डाल देगी और ये मुतालिबा करेगी हुकूमत पर ज़िम्मेदारी डालते हुए
कि इमरान खान साहब अब जल्द अज जल्द इस्तीफ़ा दे दें। अब ये तो अपोजिशन के लिए आप समझ लें कि सियासी तौर पर एक प्लस पॉइंट साबित होगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क की सियासत में कोई जीते ना जीते, मुल्क और कौम ज़रूर हार जाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे ही चलता है। कराची में होने वाली बारिशों से जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है, और इल्ज़ामात ही हैं जो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, और इल्ज़ामात से यकीन जानिए ना नमाजी में कुछ हुआ और ना ही मुस्तकबिल में कुछ होने वाला है, क्योंकि इल्ज़ामात लगाना किसी बात का हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। अब इख्तियारात की जंग से बाहर निकल कर मसाइल से जंग की जाए तो शायद बेहतरी नज़र आ सकती है, लेकिन तभी जब ये जंग की जाए मसाइल से। कराची के मामले पर वफाक और सिंध बदस्तूर आमने सामने हैं, हल किसके पास है किसके पास नहीं है। अब बहुत से लोग देख रहे हैं कि हल किसके पास है, पीपल्स पार्टी के पास है, एमकेएम के पास है, तहरीक इंसाफ के पास है, पाक सरजमीन पार्टी के पास है, और सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी उठाने के लिए कौन तैयार है, कौन उठाएगा जिम्मेदारी। नकवी साहब, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, आप वैसे पहले भी सुन पा रहे थे, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, आई होप कि अब आपकी आवाज़ ठीक आएगी। तो मेयर कराची साहब को आपने भी सुना कि बाकायदा रोना ही शुरू कर दिया उन्होंने। अब आप सोच रहे हैं कि एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी जब देख रहा है, प्रोग्राम देख रहा है या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा है, उनको रोता हुआ देख रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स होंगी। आप फील कर सकते हैं कि मेयर कराची, इतने बड़े शहर का मेयर, इतना बड़ा ओहदा, और एमकेएम बहुत पुरानी जमात है, कराची में बाकायदा काबिज है। अब वसीम अख्तर साहब ऐसे रोना रो रहे हैं, लेकिन कुर्सी से भी चिमटे रहे इतने अरसे तक, कभी रिजाइन ना दिया, कुर्सी छोड़ने की हिम्मत ना हुई, लेकिन जब कुर्सी जाने का वक्त आया तो रोना शुरू कर दिया। फिर साथ ही ड्रामे के अल्फाज बोले, मतलब ये ड्रामा नहीं था तो और क्या था। उर्दू में अब आपके भी विधादी जमात है सर, उन्होंने ये सब कुछ किया है, आप लोग क्या हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे। नहीं जी, देखिए मैं तो हक और सच बोलने का कायल हूँ, मगर बच्चे आंसू उनको, हम तो मैं कराची का आज से नहीं, हम तो नोहा पढ़ रहे हैं उस वक्त से जब बोरी बंद लाठी आती, हम उस वक्त भी नोहा पढ़ते थे जब इनके पार्टनर बने हुए थे तैमूर तालपुर साहब के अल्ताफ हुसैन साहब। हम उस वक्त भी कहते थे कि ऐसे लोगों को पार्टनर नहीं बनाया जाता, लेकिन इन्हीं ने उनको पार्टनर बना के उनको और ताकतवर करते गए। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है अल्ताफ हुसैन से, लेकिन अल्ताफ हुसैन के अब्बा जान भी हम मुसल्लत हुए हैं, तो मैं उनका नाम लूंगा तो यहाँ माहौल खराब हो जाए। लेकिन सूरत हाल यही है कि 12 साल गुजर गए, 5 साल से कम 22 अगस्त के बाद से इंक्रोचमेंट हटा देते। कितनी अक्लमंदी की बात है, जुलाई में बारिश होती है, जुलाई में नाले साफ करते हैं। इनके पास जुलाई से पहले के